तो दादा भाई नेहरू का एक मॉरल एथिक्स सिद्धांत था, दूसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब तीसरा ये आर के मुखर्जी। राधा मोहन मुखर्जी एक अन्य महत्वपूर्ण नेशनलिस्ट हिस्टोरियन रहे हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। आर के मुखर्जी ने कई ग्रंथ लिखे हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और उसका काल, हिंदू सिविलाइजेशन, हिंदू सभ्यता, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदू सभ्यता, और चंद्रगुप्त मौर्य उसका काल, प्राचीन भारत आदि। ठीक है, इसमें से हिंदू सिविलाइजेशन जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। दादा भाई नेहरू ये है आपका राधा मोहन मुखर्जी का हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य उसका काल, तीसरा आपका है एंशिएंट इंडिया। राधा मोहन मुखर्जी ने भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर विस्तृत अध्ययन किया और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विशिष्ट तत्वों को उद्घाटित किया और बताया कि विश्व के अन्य देशों में भारत का मूल्यांकन किस तरह किया जाए, भारत की विश्व के अन्य देशों में देन कैसी है, या विश्व में भारतीय संस्कृति सभ्यता अपनी छाप किस तरह छोड़ती है, इन सब के विशिष्ट तत्वों को उन्होंने उद्घाटित किया। और इन्होंने सबसे पहले बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया शब्द का प्रयोग किया है। बृहत्तर भारत क्या है? बृहत्तर भारत, ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया बृहत्तर भारत, the term greater India means the extended India or the expansion of the Indian cultural elements over to other countries। एक प्रकार से ग्रेटर बृहत्तर इंडिया का तात्पर्य है भारतीय संस्कृति सभ्यता के विशिष्ट तत्वों का विश्व के संस्कृति सभ्यता में किस तरह प्रभाविता है, किस तरह भारतीय संस्कृति के तत्व उसको प्रभावित करते हैं, और भारतीय संस्कृति के तत्व विश्व के अन्य देशों में कितनी अपना मूल्यांकन, कितना अपना महत्व स्थापित किए हैं, उनकी भूमिका क्या है, उन्होंने किस तरह विश्व के देशों को प्रभावित किया है, इसको हम कहते हैं बृहत्तर भारत। बृहत्तर भारत के अंतर्गत मुख्यतः ऐसे देश आते हैं जहाँ पे भारतीय संस्कृति सभ्यता के विभिन्न तत्वों को आज भी स्वीकार किया जाता है, और वे देश आज भी कहीं न कहीं भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपराओं, भारतीय भाषा, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, इंडोनेशियाई देश के कुछ द्वीप समूह, भारत, भारत, बर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, मलाया, इसके अतिरिक्त कंबोडिया, फिजी द्वीप, मॉरिशस आदि ऐसे देश हैं और ऐसे द्वीप हैं जहाँ पे आज भी हम भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्वों को देख सकते हैं। भारतीय धर्म संस्कृति के महत्वपूर्ण तत्व, दर्शन के महत्वपूर्ण तत्व, भारतीय मंदिर, भारतीय देवताओं की पूजा, भारतीय भाषा शैली का प्रयोग। ठीक है, न केवल हिंदी के साथ साथ भोजपुरी फिल्में भी, भोजपुरी साहित्य का भी इन क्षेत्रों में व्यापक विकास हुआ। मॉरिशस, बैंकॉक के क्षेत्रों में, स्विट्जरलैंड के क्षेत्रों में, इन सब के क्षेत्रों में, जावा, मलावा, सुमात्रा के क्षेत्रों में ये तत्व हमें प्रमुखता से दिखाई देते हैं। इन्हीं क्षेत्रों को जहाँ पे भारतीय सांस्कृतिक तत्वों का प्रचार प्रसार खूब हुआ है, व्यापक रूप से हुआ है, इन्हीं को ये कहा जाता है कि ये जो है स्थल, यह भारतीय संस्कृति का विस्तार है, यह भारत का एक प्रकार से सांस्कृतिक उपनिवेश है। दे आर जस्ट लाइक द कल्चरल कॉलोनी ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, यह भारतीय संस्कृति के एक प्रकार से सांस्कृतिक उपनिवेश है, तो यह भारत का सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है। तो पूछेगा बृहत्तर भारत विस्तारित स्वरूप में या मुख्यतः भारत का सांस्कृतिक साम्राज्यवाद या सांस्कृतिक उपनिवेशवाद की प्रक्रिया को दर्शाता है, तो यह कथन सही होगा। तो
एक हमने कहा, आपने पढ़ा कोलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। हमने यहाँ दिया सांस्कृतिक उपनिवेशवाद। मतलब है कि संस्कृति के तत्वों का के माध्यम से अन्य देशों तक पहुंच स्थापित करना। तो भारत की जो अन्य देशों तक अपनी पहुंच है, जो इसके ज्ञान विज्ञान धर्म दर्शन से अत्यधिक प्रभावित देश हैं, यही देश भारत के सांस्कृतिक साम्राज्य या सांस्कृतिक उपनिवेश कहलाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, जिसे कहा इसी पद्धति का सिस्टम को हम कहते हैं ग्रेटर इंडिया या बृहत्तर भारत। भारत का विस्तारित स्वरूप, भारत का विस्तारित स्वरूप। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया है राधा कुमुद मुखर्जी ने। ग्रेटर इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया राधा कुमुद मुखर्जी ने। अब ग्रेटर इंडिया से याद आया कि किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता को बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा है? ग्रेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन, ग्रेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन, बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता। उन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का नाम बृहत्तर सभ्यता, बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए। रफीक मुगल, रफीक मुगल, रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता को बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता कहा है। बृहत्तर हड़प्पा सभ्यता, रफीक मुगल, रफीक मुगल। मोहम्मद लतीफ़ को मुस्लिम पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है। मुस्लिम पुनर्जागरण का प्रवर्तक क्या? जन्मदाता मोहम्मद लतीफ़। और आ जाइए अगले, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल भी प्रमुख राष्ट्रवादी कवि थे। प्रारंभ में मोहम्मद इकबाल कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रवादी थे। मोहम्मद इकबाल मुस्लिम साहित्य के प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना किया, अनेक कविताओं का संकलन किया। मोहम्मद इकबाल की जो महत्वपूर्ण कृति है वह है आपका तराना-ए-हिंद, तराना-ए-हिंद, और दूसरा है बंग-ए-दर्रा। दूसरा है आपका बंग-ए-दर्रा। तराना-ए-हिंद में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तराना-ए-हिंद में ही संकलित है, यहीं से लिया गया है। तो सारे जहां से अच्छा अब मौज दरिया, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो यह शब्द कहाँ मिलता है? यह मिलता है तराना-ए-हिंद में, मोहम्मद इकबाल की। जबकि मोहम्मद इकबाल के बंग-ए-दर्रा में पहली बार इंकलाब शब्द मिलता है। इंकलाब शब्द पहली बार कहाँ मिलता है? बंग-ए-दर्रा में। इंकलाब शब्द पहली बार बंग-ए-दर्रा में मिलता है। लेकिन इंकलाब का राजनीतिकरण और राजनीतिक नारे के रूप में पहली बार प्रयोग किया है भगत सिंह ने। तो अगर आपसे इंकलाब शब्द पूछा जाएगा पहली बार कहाँ आया या किसने प्रयोग किया, तो आंसर होगा आपका मोहम्मद इकबाल। और अगर ये पूछा जाएगा कि इंकलाब जिंदाबाद या इंकलाब का राजनीतिकरण किसने किया, या राजनीतिक नारे के रूप में, एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में इंकलाब को पहली बार किसने प्रयोग किया है, तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है। इंकलाब का बेसिक अर्थ होता है बदलाव या परिवर्तन। इंकलाब का तात्पर्य होता है बदलाव या परिवर्तन, या बदलाव या परिवर्तन को दर्शाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे यह है कि मोहम्मद इकबाल महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्तित्व थे, जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण कार्य भी किया। लेकिन इनके ऊपर एक यह भी आक्षेप लगाया जाता है कि सबसे पहले जो भारत विभाजन की रूपरेखा थी
और मुख्यतः सबसे पहले मुस्लिम बहुल राष्ट्र, जो मुस्लिम राष्ट्र की संभावना थी, सबसे पहले इन्होंने ही व्यक्त किया था। इनके बारे में कहा जाता है, यद्यपि इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन इन्होंने मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में, मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में जो 1930 में हुआ था, उस अधिवेशन में इन्होंने पहली बार यह कहा था कि पश्चिमोत्तर भारत में एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र की संभावना है। इन्होंने पहला विचार व्यक्त किया था कि पश्चिमोत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पश्चिमोत्तर भारत में एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र की संभावना है। तो इन्होंने सबसे पहले एक मुस्लिम राज्य की संभावना या राष्ट्र की संभावना इन्होंने पहली बार व्यक्त किया था 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन में, और वहीं से यह विचार धीरे धीरे प्रस्फुटित हुआ और आगे चल के अन्य सांप्रदायिक लोगों ने इस विचार को आगे बढ़ाया। इसीलिए कहा जाता है कि जाने अनजाने में ही सही या अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पाकिस्तान का सबसे पहली बार जो मांग थी वह मोहम्मद इकबाल से ही की गई। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने मुस्लिम बहुल राष्ट्र की संभावना व्यक्त करके एक प्रकार से भारत की विभाजन की रूपरेखा इन्होंने उसका एक प्रकार से प्रतिपादन कर दिया। एक प्रकार से उन्होंने एक एंटिसिपेशन, एक अनुमान, एंटिसिपेशन और एक झुकाव उन्होंने अपना वहाँ पे प्रदर्शित कर दिया। तो यह इनके ऊपर सबसे बड़ा आक्षेप है। इसी बात से आगे चल के प्रभावित होकर रहमत अली चौधरी ने 1933 में पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक पैम्पलेट जारी किया और उस पैम्पलेट में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया और पाकिस्तान की मांग उन्होंने पहली बार वहीं से किया। तो 1933 में रहमत अली चौधरी ने नाउ आर नेवर आर वी पेरिस फॉर एवर, रहमत अली चौधरी ने 1930 में पहली बार 1933 में पहली बार नाउ आर नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ आर नेवर आर वी पेरिस फॉर एवर, आर वी पेरिस फॉर एवर, नाउ आर नेवर आर वी पेरिस फॉर एवर, अभी नहीं तो कभी नहीं, अथवा हम हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसी ग्रंथ में उन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग इसी पंपलेट में किया, जिसका नाम था नाउ आर नेवर। ठीक है, यहीं से आगे चल के मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास और तेजी से हुआ, जो आगे चल के आपका 1939 में मुक्त दिवस के रूप में, 1940 में पाकिस्तान की मांग के रूप में, 1944 में बांटो और जाओ के नारा के रूप में, और 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में आती है, और इसके बाद 47 में सांप्रदायिक दंगा, और इन दंगों के बाद कबायली आक्रमण आदि के माध्यम से भारत विभाजन की रूपरेखा जो होती है वह पूरी तरह से चरितार्थ होती है और भारत का विभाजन क्रियान्वित होता है। तो यह एक जो प्रक्रिया थी जेम्स मिल से शुरू हुई थी। हमने कहा था जब वह पहली बार भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पे हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में बांटता है, और जिसमें भारत का विभाजन 3 भागों में हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल के रूप में करता है। यही प्रक्रिया जो डिवाइड एंड रूल का सिद्धांत है, जो भारत में सांप्रदायिकता के विकास का पहली बार जो बीजारोपण होता है, जो ओरिजिनेशन होता है, वह जेम्स मिल से के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया से शुरू होता है, और यह आगे चल के 1909 के, ठीक है, 1909 के आपके जो पृथक निर्वाचन है मुसलमानों को दिया गया, ठीक है, तो 1909 के पृथक निर्वाचन से आगे बढ़ता है। 1919 के अधिनियम में भी सिखों को पृथक निर्वाचन दिया गया। उसके बाद 1906 में, इसके पहले ही मुस्लिम लीग की स्थापना, और इसके बाद धीरे धीरे फिर खिलाफत आंदोलन के बाद यह मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हुआ। 1930 का इलाहाबाद अधिवेशन, 1933 का आपका पंपलेट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाउ आर नेवर, इसके बाद चल के 1939 का मुक्ति दिवस के रूप में जो मनाया गया 22 दिसंबर को। उसके बाद 40 में आपका पाकिस्तान प्रस्ताव, 44 में आपका बांटो और जाओ का नारा दिया गया, ठीक है,
कहाँ फेंक दिया गया? कराची में कि लाहौर में? कराची या तो असल में 44 का, ठीक है 44 से 43 है, ठीक है 44 में होगा, ठीक। उसके बाद फिर आपका डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त को हुआ, 16 अगस्त 1946 को हुआ। फिर सांप्रदायिक दंगा और भारत का विभाजन। तो एक प्रकार से जो भारत के विभाजन की अपरिहार्य स्थिति है या भारत के विभाजन में जो सांप्रदायिकता का क्रमिक रूप से विकास हुआ है, ठीक है, वह इसी प्रक्रिया से आपको लास्ट तक लिखना है, आपको लास्ट तक जानना है। अगर यही टर्म लिखना आप याद कर लीजिए तो आराम से आप भारत में सांप्रदायिकता के विकास को दर्शा सकते हैं। उसमें कुछ नया नहीं, एकदम सिंपल है, ठीक। इसके बाद आइए, इसके बाद अगले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आर.सी. मजूमदार। सिपाही इम्यूनिटी एंड किसने लिखा है? आर.सी. मजूमदार का है ना। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए माना जाता है कि आर.सी. मजूमदार जी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्होंने इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना किया है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया से लेके बहुत सारे ग्रंथ हैं इनके आर.सी. मजूमदार का। आर.सी. मजूमदार ने ही हुनों के आक्रमण के पश्चात स्कंदगुप्त को भारत का रक्षक कहा है आर.सी. मजूमदार ने। तो आर.सी. मजूमदार ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्राचीन इतिहास में किया है और आधुनिक इतिहास में भी महत्वपूर्ण कार्य रहा है। यद्यपि 1857 की क्रांति के बाद जब भारत सरकार ने इनसे पहली बार इनको सरकारी इतिहासकार के रूप में नियुक्त करना चाहा और इनसे एक सरकारी किताब लिखने के लिए कहा गया, तो इन्होंने कहा कि हम और सब तो लिखेंगे लेकिन हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं लिखेंगे, ठीक है, हम इसे प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष नहीं लिखेंगे। और उन्होंने इसे लिखने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि से, एक ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखें तो हमें यह सैनिक विद्रोह से अधिक नहीं लगता है, इसीलिए हम इसे स्वतंत्रता संघर्ष नहीं मानते, ठीक है। तब इनसे जब बात नहीं बनी, ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया। और भारत सरकार ने क्या किया, फिर आगे यशवंत सेन 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार कौन है? यशवंत सेन से संपर्क किया, जिन्होंने 1857 नामक ग्रंथ लिखा। 1857 नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा। और जब 1857 और रिवोल्ट आ जाएगा तो वह हो जाएगा अशोक मेहता का, ठीक है। सावरकर का ग्रंथ जो है वह दूसरा है, इंडियाज इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो कुल मिला के आर.सी. मजूमदार ने मना कर दिया। आर.सी. मजूमदार ने उसके स्थान पर ग्रंथ लिखा सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सिपाही SEPOY सिपाही म्यूटिनी सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये ग्रंथ उन्होंने लिखा। और इस ग्रंथ में उन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति न तो राष्ट्रीय क्रांति है, न तो पहली क्रांति है, न तो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष है, यह एकमात्र सैनिक विद्रोह है। तो उन्होंने सैनिक विद्रोह इसको माना था, ठीक है। तो इनसे बात नहीं बनी, यशवंत सेन के बाद में सरकारी इतिहासकार के रूप में लिखा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है। ये तो 1857 के सरकारी इतिहासकार थे यशवंत सेन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के सरकारी इतिहासकार कौन है? भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के सरकारी इतिहासकार बिपिन चंद्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सरकारी इतिहासकार थे, ठीक है, जिन्होंने सरकारी ग्रंथ लिखा है। और 57 की क्रांति पे लिखा है यशवंत सेन ने। आर.सी. मजूमदार का एक अन्य महत्वपूर्ण कमेंट है जो 1857 की क्रांति के परिणाम के संदर्भ में है। हमने चर्चा भी किया था। 1857 की क्रांति के परिणाम जो कहते हैं, उन्होंने कहा कि 1857 की जो क्रांति है वह जितना अपनी गतिविधियों में और जितना अपने, ठीक है, तत्कालीन समय में प्रभावशाली नहीं था, उससे ज़्यादा प्रभावशाली, उससे ज़्यादा उसकी प्रभाविता उस
उसके परिणामों में निहित था। उसका परिणाम जो 1858 के अधिनियम के रूप में सामने आता है। इस संदर्भ में उन्होंने अपना मत व्यक्त करते हुए जूलियस सीजर का उदाहरण दिया और कहा, उन्होंने कहा कि मरा हुआ सीजर जिंदा हुए सीजर से अधिक शक्तिशाली था। उनका कथन था कि मरा हुआ सीजर जिंदा सीजर से अधिक शक्तिशाली था। तो डेड सीजर इज मोर पावरफुल देन द अलाइव सीजर। डेड सीजर इज मोर पावरफुल देन द अलाइव सीजर। इसके बारे में उन्होंने कहा। ये क्वेश्चन कभी कभी आपको सीधे मेंस में आता है कि मरा हुआ सीजर जिंदा हुए सीजर से अधिक शक्तिशाली था। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में 1857 की क्रांति का क्या मूल्यांकन कीजिए या 1857 की क्रांति के परिणामों की चर्चा कीजिए या व्याख्या कीजिए। ठीक। इसके पश्चात अन्य में आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद को उभारने में महत्वपूर्ण काम किया। ठीक है। दादा जे.एल. नेहरू ने द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अन्य अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। इन्होंने बहुत सारे अपनी नई अलग अलग थ्योरी भी दिया। तो नेहरू जी का विशेष रूप से राष्ट्रवाद को उभारने में योगदान है। इन्हें राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी माना जाता है नेहरू जी को। इनका विशेष रूप से योगदान तो रहा ही है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में 2-3 महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, जिनमें एक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे हैं श्याम नारायण, तीसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि। इसमें भारतेंदु जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया और राष्ट्रवाद को उभारने में इन्होंने एक तो महत्वपूर्ण ग्रंथ और नाटक ग्रंथ और कविताएं लिखी। जैसे उनका एक तो बहुत फेमस रहा है भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतीय पिछड़ेपन का कारण, भारतीय गरीबी बेकारी का कारण ब्रिटिश सरकार और उसकी नीतियों को माना और इसी नीतियों को और ब्रिटिश सरकार की जो गतिविधियां थी उसके दुष्परिणामों की चर्चा उन्होंने अंधेर नगरी और चौपट राजा के नाटक में किया है, जो तत्कालीन समय से लेकर वर्तमान समय तक बड़ा फेमस रहा है और खासकर स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इस नाटक का कई बार मंचन होता था। ठीक है। तो ये इनकी महत्वपूर्ण देन है। दूसरे रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, ये भी महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी व्यक्ति रहे हैं। अन्य में एक तो है श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे जी का मुख्य योगदान यह है, इन्होंने चेतक का इतिहास लिखा है और जो आपने पढ़ा होगा राणा प्रताप का घोड़ा और चेतक की कहानी, ये सब इन्हीं की देन है, जिसमें इन्होंने चेतक का वर्णन ऐसे कर दिया कि समय का चालक रहित विमान भी इतना तेज नहीं चल सकता। ठीक है। जो चालक रहित विमान है भारत का निशांत, उससे भी तेज घोड़ा हो गया। अब पता नहीं कैसे घोड़ा हो गया, ये मुझे नहीं पता फिलहाल। तो वो उन्होंने चेतक की पूरी कहानी लिख दिया। ठीक है। कि राणा की पुतली घूमी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अब चेतक पता नहीं कितना तेज हो गया था। ठीक है। ओवरऑल तो चेतक की कहानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। राणा प्रताप का कथानक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को उद्घाटित करता है। इसके माध्यम से नेशनल इंटीग्रेशन किया जाता है। और एक है अगले हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास लिखा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है। ये भी लिखा कि यद्यपि वो तलवार पुरानी थी, मतलब बिना नई तलवार की गई थी। ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी कुछ युद्ध किया। ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विशेष रूप से योगदान है रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में, और उन्होंने पूरी से राष्ट्रवाद को सब कुछ उसमें समाहित कर दिया। ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में और राष्ट्रीय एकीकरण में और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो राष्ट्रवाद की भावना जैसे जैसे उभर के आएगी वैसे वैसे राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का भी विकास होता है। प्रॉब्लम बस यहाँ ये है कि राष्ट्रवाद की भी अपनी एक सीमाएं हैं। राष्ट्रवाद जब उग्र राष्ट्रवादी स्वरूप धारण करने लगता है, तो मैंने पहले भी चर्चा किया था, यह विश्व शांति के प्रयासों के लिए खतरा होता है। उग्र राष्ट्रवाद के फलस्वरूप विभिन्न देशों में, विभिन्न राष्ट्रों में आपसी तनाव की स्थिति पैदा होती है, जिसके कारण कोल्ड वार की शुरुआत होती है।
हाँ, तो अनेक ऐसे कारण हैं। जैसे एक अगला प्रॉब्लम है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में सबसे बड़ी समस्या है, इसमें पक्षपात और पूर्वाग्रही दृष्टिकोण बहुत पाया जाता है। पक्षपात का तात्पर्य यहाँ है कि यह जो भी इतिहासकार राष्ट्रवादी होता है वो अपने राष्ट्र से अलग हटकर या अपने राष्ट्र के प्रति पूरी तटस्थता के भाव से या पूरी तरह निरपेक्ष होकर इतिहास लेखन नहीं कर पाता। वो अपने राष्ट्रवादी तत्वों से, अपने राष्ट्रीय चरित्र से, अपने राष्ट्रीय विशेषताओं से, सांस्कृतिक तत्वों से अलग नहीं हो पाता है और न तो उसके प्रति तटस्थता की नीति या न्यूट्रलिटी की नीति स्थापित कर पाता है। ये राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी समस्या रही है। इसीलिए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में क्या है कि पक्षपात के तत्व जरूर पाए जाते हैं। अब जैसे चेतक का इतिहास देख लीजिए, अब उसमें हर बात सही नहीं है लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। आला उदल का इतिहास देख लीजिए, आला खंड को देख लीजिए। इसी तरह देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के माध्यम से आप रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास देख लीजिए। जबकि अगर निष्पक्ष दृष्टिकोण से इन चीज़ों का मूल्यांकन किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए, तो हम देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई भी 1857 की क्रांति के दौरान पूरी तरह से प्रारंभ से ही ब्रिटिश सरकार की विरोधी नहीं थी। वह अंतिम समय तक लगातार ग्वालियर रेजिडेंट को लेटर लिखकर इस बात का प्रयास करती रही कि जो झांसी में हत्याएं हुई हैं उनमें हमारा कोई हाथ नहीं है और अगर ब्रिटिश सरकार हमको उन हत्याओं से मुक्त कर दे और हम उसका ओनर्स या जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर न डाले और इस बात का आश्वासन दे कि झांसी को इस क्रांति से पूरी तरह से अछूता रखा जाएगा और झांसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, झांसी को सबमर्ज नहीं किया जाएगा, झांसी का विलय नहीं किया जाएगा और झांसी को एक गोद लेने का अधिकार दे दिया जाए, तो झांसी 1857 की क्रांति से अपने आप को अलग रखेगा, वह इसमें भाग नहीं लेगा। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया, खासकर ग्वालियर रेजिडेंट ने जब मना कर दिया, तो रानी लक्ष्मीबाई अपने अंतिम समय में मजबूर होकर युद्ध में आई हैं। ठीक है, उन्होंने अंतिम समय तक प्रयास किया, ठीक है, लेकिन इतिहास लेखन में अब इतनी तटस्थता बड़ा मुश्किल है कि आप तटस्थ मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जान दिया, देश के लिए कार्य किया, चाहे जिस भी पद्धति से या जिस भी मजबूरी से वो बाद में युद्ध मैदान में आई हों, लेकिन उनके प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता है, उनके योगदानों को नहीं नकारा जा सकता है। झांसी की रानी के साथ साथ काशीबाई, सुंदर, मुंदर जो मुस्लिम महिलाएं थी, झलकारी बेगम, कई महिलाएं लड़ी, इन्हीं के साथ साथ रघुनाथ राव रहे। ठीक है, रघुनाथ राव इनकी झांसी रानी की मृत्यु के बाद उनकी कब्र बना के अंतिम समय तक लड़ते रहे और वहीं पे शहीद हुए। ठीक है, झलकारी बेगम स्वयं उनकी कद काठी जो थी रानी लक्ष्मीबाई के समान थी, इसीलिए वह जब महल से निकल रही थी तो सबसे पहले झलकारी बेगम निकली थी ताकि अंग्रेज ये समझें कि रानी लक्ष्मीबाई निकली हैं। तो एक बड़ी सेना जो थी वह अंग्रेजों की, वह उन्हीं के पीछे चली गई और जब झलकारी बेगम शहीद हुई हैं, झलकारी बाई, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई को पता चला कि वो भाग गई हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से अपने आश्रयदाता के लिए, ठीक है, अनेक लोगों ने योगदान दिया, अनेक लोगों ने अपने प्राणों का न्यौछावर किया, तब जाके यह 1857 की क्रांति एक सफल क्रांति के रूप में बदली। तो कुल मिला के हम इनके प्रयासों को पूरी तटस्थता के भाव से भी नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में थोड़ी बहुत मात्रा में पक्षपात और संभावी भी है और थोड़ी बहुत मात्रा में पक्षपात या पूर्वाग्रह को स्वीकार भी किया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना को उभारने में हम पूरी तरह से निष्पक्ष, निरपेक्ष या तटस्थ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तटस्थता वहीं तक जरूरी है या वहीं तक अपेक्षित है जहां तक हमारे राष्ट्रीय तत्वों पर कोई विरोधाभास ना आए, हमारे राष्ट्रीय तत्वों पर कोई दुष्परिणाम ना आए। ठीक है, तो राष्ट्रीय तत्वों को संयोजते हुए, राष्ट्रीय तत्वों के सम्मान को, उसकी गौरव गाथा को बचाए रखते हुए ही हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करते हैं। इसलिए थोड़ी बहुत मात्रा में पक्षपात अपेक्षित भी है। ठीक है, इतिहास लेखन में थोड़ी बहुत मात्रा में हम पक्षपात अपेक्षित भी मानते हैं। यह आपका राष्ट्रवादी इतिहास लेखन रहा है, जिसकी मुख्य विशेषताएं आपका इस प्रकार रहा है। और ये महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में योगदान दिया है। बस ये है कि फिर भी हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखते समय थोड़े बहुत पक्षपात, थोड़ी बहुत पूर्वाग्रह की भावना अपेक्षित है, होना भी चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पक्षपात या पूर्वाग्रह में
में अतिवादिता के तत्व ना आए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म ना आ जाए, बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से अपने राष्ट्र को ही बढ़ा चढ़ा के न पेश किया जाए, या अपने राष्ट्र को महिमा मंडित करने में दूसरे राष्ट्रीय चरित्रों को, दूसरे राष्ट्र के विशेषताओं को या उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी नगण्य न किया जाए, उनको भी अंडर एस्टिमेट न किया जाए, उनको नीचे न गिराया जाए। तो इस तरह से राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किया जाए कि विश्व इतिहास लेखन के दिशा में यह एक प्रारंभिक या इनिशियल प्रारंभिक सीढ़ी, प्रारंभिक स्टोरी का काम करे, या प्रारंभिक सीढ़ी के रूप में कार्य करे, जस्ट लाइक द प्रारंभिक इनिशियल स्टेट्स हो, ठीक है, यह उसका एक प्रारंभिक फेज, प्रारंभिक चरण हो। यह ऐसा न हो कि आपके राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में विश्व इतिहास ही दब जाए, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में विश्व इतिहास न दब जाए कि विश्व के अन्य देशों को गिरा के आप अपने को ही केवल उठाने का प्रयास कीजिए, जैसा कि नाजीवाद और फांसीवाद जैसी विचारधाराओं में हुआ, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। तो उस तनाव की स्थिति से बचते हुए हमें यह प्रयास करना चाहिए कि किसी प्रकार से विश्व के अन्य देशों में या राष्ट्रों में वैमनस्य न पैदा होने पाए, किसी प्रकार से तनाव की स्थिति न आने पाए, किसी प्रकार से कोल्ड वार की स्थिति न आना पाए, और इसी तरह हमारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ग्लोबल विलेज की भावना, सर्वधर्म समभाव की भावना इससे प्रभावित न हो, इससे अप्रभावित रहते हुए इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। यही राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की से अपेक्षा भी होती है, और इसी तरह राष्ट्रवादी इतिहास लेखन किया भी जाना चाहिए। ठीक है।